हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए दोस्तों, आज चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक उपकल्पना या परिकल्पना के अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। उपकल्पना या परिकल्पना का अर्थ वह चिंतन जो अनुसंधान के पूर्व किया जाता है, परिकल्पना या उपकल्पना कहा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में उपकल्पना का प्रथम स्थान आता है। यह वैज्ञानिक मान्यता है कि उपकल्पना से ही अध्ययन शुरू होता है तथा उपकल्पना के साथ ही इसका समापन होता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का अत्यधिक महत्व होता है। उपकल्पना का अर्थ के बाद अब उसकी परिभाषा को जानते हैं। उपकल्पना की सहायता से हम जीवन के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उस क्षेत्र से संबंधित वास्तविक तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं। उपकल्पना के द्वारा हमें समस्या की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से हम अपने अनुसंधान कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण करते हैं। अनुसंधान एक लंबी यात्रा होती है। जिस बिंदु से हम इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं उसी बिंदु को उपकल्पना के नाम से संबोधित करते हैं। उपकल्पना का परिभाषा एडवर्ड के अनुसार उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध के विषय में कथन होता है। यह एक प्रश्न का ऐसा प्रयोग उत्तर होता है जिससे चरों के संबंध का पता लगता है। लुंड वर्ग के अनुसार एक उपकल्पना एक सामयिक या कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसके वैधता की जांच शेष रहती है। करलिंगर के अनुसार उपकल्पना दो या अधिक चल राशियों अथवा चरों के संबंधों का कथन है। गुडे तथा स्केट्स के अनुसार उपकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप से किसी अवलोकित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो एवं अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। उपकल्पना के प्रकार मैकगुइगन ने अनुभवाश्रित उपकल्पनाओं को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है सार्वभौमिक उपकल्पनाएं। सार्वभौमिक उपकल्पनाएं वे हैं जिनका अध्ययन किया जाने वाला चर सभी समय और सभी स्थान पर उपस्थित रहता है। दूसरा है अस्तित्ववादी उपकल्पनाएं। ऐसी उपकल्पनाएं वे हैं जो एक मामले के चरों के अस्तित्व का निर्धारण कर सके। हेज ने दो प्रकार की उपकल्पनाएं बताई हैं। पहला सरल उपकल्पना, इसमें सामान्य उपकल्पना आती है तथा किन्हीं चरों के बीच सहसंबंध की स्थापना की जाती है। दूसरा है मिश्रित उपकल्पना। मिश्रित उपकल्पना वह है जिसमें चरों की संख्या एक से अधिक हो। इनमें सहसंबंध सांख्यिकी की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। उपकल्पना की विशेषताएं। अनुसंधान की सफलता का आधार प्रायः यह होता है कि उसकी उपकल्पना का कितनी सावधानीपूर्वक किया गया है। एक अच्छी उपकल्पना में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, समस्या का पर्याप्त उत्तर। अच्छी उपकल्पना से समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने में सुविधा और सरलता होती है। उपकल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए जो समस्या के समाधान में पर्याप्त उपयोग हो। दूसरा, मूल समस्या से संबद्ध। कई बार अध्ययनकर्ता उपकल्पनाओं के निर्माण में मूल समस्या से गौण महत्व वाले पक्षों को उपकल्पना के साथ संयुक्त करता है। ऐसा करना अध्ययन की दृष्टि से अनुचित है। चुने गए विषय के मुख्य पक्षों से ही उपकल्पनाओं का संबंध होना चाहिए ताकि अध्ययन में विशिष्टता आ सके। तीसरा, विशिष्टता। उपकल्पना को अपने में विशिष्टता लिए हुए होना चाहिए, उसे अत्यंत विस्तृत नहीं होना चाहिए। विशिष्टता के आधार पर ही समस्या का स्पष्ट और गहन अध्ययन किया जा सकता है। चौथा, यंत्रों की प्राप्तता।
ऐसी उपकल्पना का चुनाव करना चाहिए जिसके परीक्षण के लिए यंत्र उपलब्ध हों। यदि यंत्र प्राप्त नहीं होंगे तो उपकल्पना को संचालित करने और निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होगी। 5वां, संक्षिप्तता। चूँकि उपकल्पना समस्या का सारांश होती है, अतः उसे संक्षिप्त होना चाहिए। उसकी भाषा वैज्ञानिक होनी चाहिए, अन्यथा उसके शब्दों के अर्थों में परिवर्तन की संभावना रहती है। 6वां, किसी सिद्धांत से संबंधित उपकल्पना का चुनाव करते समय ऐसी उपकल्पना को लेना चाहिए जिसका किसी सिद्धांत के द्वारा समर्थन किया जा चुका है। सामाजिक जीवन के सिद्धांतों के विकास के लिए उपकल्पना का अत्यंत महत्व है। 7वां, मार्गदर्शन में उपयोगी। शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जिस उपकल्पना का हमने चयन किया है वह ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में शोधार्थ या एक निश्चित मार्ग प्रशस्त कर सके। 8वां, आंकड़े प्राप्त हो सके। ऐसी उपकल्पना का चुनाव करना चाहिए जिसके प्रमाणीकरण के लिए आंकड़े पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों। अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो किसी भी सिद्धांत को प्रमाणित करना अत्यंत कठिन कार्य होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।